अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 36 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च और डेटा एनालिसिस के टॉपिक में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन वे अनोवा। नंबर 11 पे हम बात करेंगे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या जिसे वन वे अनोवा भी कहा जाता है। और अनोवा टेस्ट जो है ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नॉमिनल होते हैं और हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जो कि स्केल वेरिएबल होता है, तो उस केस में हम अनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं। आपने जो पिछले टेस्ट में उसमें देखा था कि टी टेस्ट में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा दो जो ग्रुप्स हैं या दो जो वेरिएबल्स हैं वो हो सकते हैं इंडिपेंडेंट में, लेकिन अनोवा के केस में ये 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसको समझने के लिए जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमारे पास सेल्स पर्सन्स हैं जिनकी जॉब सेटिस्फेक्शन हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और इसके लिए हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। 15 सेल्स पर्सन्स हैं 15, तो हमने ये किया है कि जो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें 5-5 लोगों को हमने ट्रेनिंग दिलवाई और उसके बाद हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव था। इसका हमें पता ऐसे चलेगा कि जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के एम्प्लॉयज़ की जो लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ ज़्यादा सिग्निफिकेंटली, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बाकियों के निस्बत ज़्यादा बेहतर है। अब याद रहे कि टी टेस्ट में भी हमने इसी तरह की एक एग्जांपल की थी, लेकिन उसमें 2 तरह के प्रोग्राम्स थे और दो कंडीशंस थी। यहाँ पर हम 3 प्रोग्राम्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो गिवन डाटा है उसे आप टेबल में देख सकते हैं। आईडी नंबर से मुराद एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल 15 एम्प्लॉयज़ हैं और 3 तरह के हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे। हमने 5-5 एम्प्लॉयज़ को हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जो पहला एम्प्लॉई है उसने पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उसमें दाखिला लिया, दूसरे ने पहले में लिया, तीसरे ने दूसरे में लिया, इसी तरह आप देख सकते हैं। और फिर इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे मेजर किया गया ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 7, जहाँ पे 1 से मुराद है स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड और 7 से मुराद है स्ट्रांगली सेटिस्फाइड। तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जॉब सेटिस्फेक्शन है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारे 3 डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इसका जो नल हाइपोथेसिस है उसमें 2 की बजाय 3 वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो वो भी हो सकते हैं, इसी तरह लिखे जाएंगे, जिसमें आपको जॉब सेटिस्फेक्शन 1 और जॉब सेटिस्फेक्शन 2 और जॉब सेटिस्फेक्शन 3, यानी तीनों जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से जॉब सेटिस्फेक्शन का मीन आ रहा है, हम सपोज कर रहे हैं कि वो इक्वल है मीन्स। इसे हमने टेस्ट करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव्स में आप देखें तो लेफ़्ट कॉलम में स्टार्टिंग जो है 1 2 3 ये 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। एन से मुराद हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 5 है और जॉब सेटिस्फेक्शन का जो मीन है हर एक के लिए वो लिखा हुआ है। फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 है, सेकंड के लिए 2.8 और थर्ड के लिए 4.6, ओवरऑल 4.13। फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कुछ और डिटेल्स मौजूद हैं और लास्ट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं। जी यहाँ पर अनोवा का टेबल आपको नज़र आ रहा है और जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमने बिटवीन ग्रुप्स ये इसकी जो स्टैटिस्टिक्स या सिग्निफिकेंस है वो देखनी है। आप एंड पे देखें तो सिग्निफिकेंस लेवल इज़ 0.033 विच इज़ लेस दैन 0.05। तो रूल आपको पता है कि अगर ये लेस दैन 0.05 हो तो हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। H0 हमें बता रहा था कि तीनों ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो जॉब सेटिस्फेक्शन हो रही है उसके मीन्स इक्वल हैं, तो जब हम इसे रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि इक्वल नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता कि वो उनमें से तीनों आपस में इक्वल नहीं है या एटलीस्ट एक जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अभी इस लेवल पे हमें पता चला कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तीनों ऑफ़र किए जा रहे हैं उनमें से कम एक प्रोग्राम जो है वो ज़रूर मुख्तलिफ है। 2 भी हो सकते हैं लेकिन कम एक ज़रूर मुख्तलिफ है। अब
इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं उसको समझने के लिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स कितने कितने मुख्तलिफ हैं, हमें एक और टेस्ट इस पर अप्लाई करना पड़ेगा जिसे मल्टीपल पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं। वो हमें बताएगा कि तीनों के दरमियान जो एक्चुअल सिचुएशन है वो क्या है। एक और एग्जांपल समझिएगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें हमने रैंडमली 10 रिटेल स्टोर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए और उनमें हमने 3 जो डिफरेंट प्रोमोशनल लेवल्स हैं वो ऑफ़र किए। प्रोमोशनल लेवल से मुराद है कि मुख्तलिफ डिस्काउंट्स वगैरह आप प्राइसेस के ऊपर देते हैं। एक जगह पे हमने लो लेवल की प्रमोशन ऑफ़र की, दूसरे में मीडियम लेवल की और तीसरे में हाई लेवल की। तो 10 के 10 में हमने किसी में लो लेवल, किसी में मीडियम और किसी में हाई लेवल की प्रमोशंस ऑफ़र कर दी। और हम देखना चाह रहे हैं कि इन प्रमोशंस का जो हमारी सेल्स हैं उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और तीनों जो प्रमोशनल लेवल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसी वजह से इस पे एनोवा टेस्ट अप्लाई करेंगे। हमारा जो इस केस में नल हाइपोथेसिस है कि मीन्स ऑफ ऑल 3 प्रमोशनल लेवल्स आर इक्वल, यानी तीनों जो प्रमोशनल लेवल्स हैं उनकी जो सेल्स हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और इसी हाइपोथेसिस को हमने चेक करना है। जी, अगर आप इस टेबल में देखें तो इसमें स्टोर नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 1 से 10 तक, और 3 आपको प्रोमोशनल लेवल्स नज़र आ रहे हैं, हाई, मीडियम एंड लो। और हर प्रोमोशनल लेवल में जो सेल्स की एवरेज है वो आपको नज़र आ रही है हर स्टोर के लिए। फिर हाई के लिए हमने सेल्स की एवरेज कैलकुलेट की तो वो 8.3 आई, मीडियम के लिए 6.2 आई और लो के लिए 3.7 आई। तो बज़ाहिरन तो लग रहा है कि जहाँ पर ज़्यादा आपने प्रमोशन ऑफ़र की वहाँ पर सेल्स भी ज़्यादा हुई, जहाँ पे मीडियम लेवल की प्रमोशन थी तो सेल्स भी मीडियम लेवल की थी, और जहाँ पे प्रमोशन का लेवल लो था वहाँ पर सेल्स भी कम हुई। लेकिन ये डिफरेंस क्या सिग्निफिकेंस रखता है या नहीं, ये हमें एनोवा टेस्ट बताएगा। तो आप एनोवा का टेबल देख सकते हैं, इसमें हमने बिटवीन ग्रुप्स ये देखना है। उसके सामने अगर आप जाएं एंड पे तो जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है उसे यहाँ पे f प्रोबेबिलिटी के नाम से लिखा गया है, दैट इज़ 0.000। चूँकि p की वैल्यू लेस देन 0.05 है तो हम h0 को रिजेक्ट कर देंगे। h0 हमें बता रहा था कि तीनों तरह के जो प्रोमोशनल लेवल्स हैं उनकी सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम इसे रिजेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये बनेगा कि एवरेज सेल्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फॉर लो, मीडियम एंड हाई लेवल प्रमोशन। तो जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए कि सैम्पल मीन्स विद वैल्यूज ऑफ 8.3, 6.2 एंड 3.7 आर क्वाइट डिफरेंट, और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी है इनके दरमियान। फिर स्टोर्स विद द हाई लेवल ऑफ इन स्टोर प्रमोशन हैव द हाईएस्ट एवरेज सेल्स दैट इज 8.3, एंड स्टोर्स विद द लो लेवल ऑफ इन स्टोर प्रमोशन हैव द लोएस्ट एवरेज सेल्स दैट इज 3.7. Stores with a medium level of in-store promotion have an intermediate level of average sales and that is 6.2. ये सारे results हमारे पास टेबल में मौजूद हैं। These findings seem plausible instead of 10 stores. If this were a large and representative sample, the implications would be that management seeking to increase sales should emphasize in-store promotion. जी, बताया ये जा रहा है कि ये तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट स्टडी थी जिसमें सिर्फ 10 स्टोर्स लिए गए। अगर इसी स्टडी को बड़े स्केल पे किया जाए, ज़्यादा स्टोर्स लिए जाएं और फिर भी इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो हमारे पास एक क्लू आ जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए या स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि हम जितनी ज़्यादा लेवल की प्रमोशन ऑफ़र करेंगे उतनी ही हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो कुछ हमें बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करने पड़ेंगे कि अगर हम प्रमोशन ऑफ़र करते हैं तो उसके बेनिफिट्स कितने, यानी सेल्स के या रेवेन्यू की फॉर्म में डॉलर में कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, और उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट के निस्बत तो हमें ये स्ट्रेटजी ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। एक और एग्जांपल समझिएगा। एक कंपनी में एक मैनेजर जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं,
स्प्रेडशीट प्रोग्राम को इस्तेमाल करने में। अब उन्होंने उसके लिए एक एक्सटर्नल कंपनी को या ट्रेनिंग कंपनी को हायर किया है। वो कंपनी जो है वो 3 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कोर्सेज ऑफर कर रही है, बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल का और एडवांस कोर्स। अब कंपनी ने ये किया है कि हर कोर्स जो है उसमें 10-10 एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करवा लिया, यानी 10 ही लोग जो है वो बिगिनर्स कोर्स अटेंड करेंगे, 10 लोग इंटरमीडिएट लेवल का और 10 लोग एडवांस लेवल का। जब उन्होंने कोर्स मुकम्मल कर लिया तो मैनेजर ने इस कोर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबको एक असाइनमेंट दे दी, एक प्रोजेक्ट दे दिया, और उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करना चाह रहे हैं। मकसद ये है कि वो देखें कि कौन सा जो कोर्स था तीनों में से वो ज़्यादा इफेक्टिव रहा और कितना ज़्यादा इफेक्टिव था। जी, हमने पहले नल हाइपोथेसिस जो है वो सेट किया है, और इसमें चूँकि हमारे पास 3 कोर्सेज हैं उनकी परफॉर्मेंस को हमने कंपेयर करना है, तो हमने लिखा म्यू C1 इज़ इक्वल टू म्यू C2 इज़ इक्वल टू म्यू C3, यानी कोर्स 1 की जो परफॉर्मेंस का मीन है और कोर्स 2 की परफॉर्मेंस का मीन और कोर्स 3 की परफॉर्मेंस का मीन ये आपस में बराबर हैं। इसी नल हाइपोथेसिस को हम एनोवा की मदद से टेस्ट करना चाह रहे हैं। नीचे अगर आप डिस्क्रिप्टिव्स में देखें तो फर्स्ट कॉलम में आपको तीनों कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। एन से मुराद है हर कोर्स में जितने एम्प्लॉयज़ ने रजिस्टर किया था, वो ऑलरेडी आपको बताया था कि 10 एम्प्लॉयज़ हैं हर कोर्स में, और उनकी जो जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट उन्हें दिया गया था जब उसकी एवेल्यूएशन हुई है उसका कुछ ना कुछ स्कोर ज़ाहिर आया था, उसकी मीन वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। बिगिनर्स के केस में जो मीन वैल्यू है वो 27.2 है, इंटरमीडिएट में 23.6 है और एडवांस में 23.4 है। एक्चुअली इन्हीं 3 मीन्स को हमने कंपेयर करना है, तो बज़ाहिरन तो जो नज़र आ रहा है कि बिगिनर्स वाले की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट एंड एडवांस, लेकिन इसमें कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस क्लेम में उसी को हमने चेक करना है। बाकी जो इसकी स्टैटिस्टिक्स दी गई हैं, डिटेल्स दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, एंड पे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। तो डिस्क्रिप्टिव्स के बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे। यू कैन सी एनोवा टेबल, और फर्स्ट कॉलम में जो बिटवीन ग्रुप्स है उसको हम देखेंगे, उसके एंड पे चले जाएं तो सिग्निफिकेंस का लेवल दिया हुआ है 0.021, और चूँकि ये लेस देन 0.05 है लिहाजा हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। H0 हमें बता रहा था कि तीनों कोर्सेज की जो परफॉर्मेंस है वो इक्वल है, लेकिन हम अगर इसे रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जी, चूँकि 3 प्रोग्राम्स थे तो उनमें से कम एक ज़रूर डिफरेंट है, 2 भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ज़रूर डिफरेंट है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक डिफरेंट है या 2 डिफरेंट हैं और वो कितने ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? इसके लिए अगेन मल्टीपल पोस्ट हॉक टेस्ट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया था, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मल्टीपल पोस्ट हॉक टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम दोबारा से जो तीनों ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम उन्हें 2-2 करके कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बिगिनर्स वर्सेस इंटर, और इसमें म्यू C1 इज़ इक्वल टू म्यू C2, ये हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे इंटर वर्सेस एडवांस, इसका जो नल हाइपोथेसिस है म्यू C2 इज़ इक्वल टू म्यू C3, और फिर बिगिनर्स वर्सेस एडवांस्ड, इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो म्यू C1 इज़ इक्वल टू म्यू C3 बनेगा। जी, यहाँ पर आप मल्टीपल कंपैरिजंस का जो टेबल है वो देख सकते हैं। इसका फर्स्ट कॉलम अगर आप देखें तो जो कोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, और दूसरे कॉलम में इन कोर्सेज को दूसरे कोर्सेज के साथ कंपेयर किया गया, और इसी तरह हर एक की जो सिग्निफिकेंस है वो भी हमें गिवन है।
तो हमने अपना जो नल हाइपोथेसिस थे वो चेक करने। तो अगर आप बिगिनर्स और इंटरमीडिएट को कंपेयर करें फर्स्ट रो में, सिग्निफिकेंस लेवल इज़ 0.046 विच इज़ लेस देन 0.05, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि बिगिनर्स कोर्स में और इंटरमीडिएट कोर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी इनकी परफॉर्मेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और अगर हम याद हो आपको जो इनकी मीन वैल्यूज़ आई थी परफॉर्मेंस की, तो बिगिनर्स की वैल्यू थी 27.2 और इंटरमीडिएट की वैल्यू थी 23.6, तो इनमें वैसे भी डिफरेंस ज़्यादा था और वो डिफरेंस अब सिग्निफिकेंट भी है। फिर आप दूसरी रो में देखें, बिगिनर्स वर्सेस एडवांस्ड कोर्स, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो 0.034 लिखी हुई है। अगेन ये लेस देन 0.05 है, लिहाजा ये जो हाइपोथेसिस था वो भी रिजेक्ट हो जाएगा और हम कहेंगे कि बिगिनर्स और एडवांस कोर्स में भी जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो पाया जाता है। वैल्यूज़ आपको दोबारा बता देता हूँ, 27.2 बिगिनर्स के लिए थी और 23.4 एडवांस के लिए थी। इसके बाद जो थर्ड रो है उसमें इंटरमीडिएट और बिगिनर्स, ये ऑलरेडी अगर आप देखें तो 0.046 ये हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है और लेस देन 0.05 होने की वजह से हम इसे भी रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमीडिएट और बिगिनर के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। वैसे तो ये बिगिनर और इंटरमीडिएट का और इंटरमीडिएट और बिगिनर का जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो सेम है, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस को आपस में कंपेयर करें तो इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो 0.989 आ रही है, विच इज़ ग्रेटर दैन 0.05, और इस केस में हम जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि इंटरमीडिएट कोर्स और एडवांस कोर्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, एक ही तरह की परफॉर्मेंस दोनों में आ रही है। इसी तरह जो फाइनल आप देखेंगे एडवांस को बिगिनर और इंटरमीडिएट से, वो ऑलरेडी हम कंपेयर कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट ये कि जो एनालिसिस हैं वो हमें बता रहे हैं कि बिगिनर और इंटर के दरमियान डिफरेंस है, बिगिनर और एडवांस के दरमियान डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। वैल्यूज़ आप ऑलरेडी जानते हैं परफॉर्मेंस में कितना गैप आ रहा है। लेकिन जब हम इंटर और एडवांस को कंपेयर करते हैं तो इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वैल्यूज़ भी बड़ी क्लोज हैं, 23.6 और 23.4। लिहाजा जो ओवरऑल अगर हम ट्रेनिंग या कोर्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो देखें तो बिगिनर्स का जो कोर्स है वो सबसे बेहतर है। जो डिटेल्स मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताई हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है, उसको स्टैटिस्टिकल वे में रिपोर्ट कैसे करना होता है उसका तरीका यहाँ पे बताया गया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं।